हम चर्चा कर रहे थे मोटापे के संदर्भ में। जब मोटापा क्यों होता है, क्योंकि हमारा खाना पचाने की क्षमता या ये सिस्टम जो है जब डैमेज हो जाता है तो हमारे मोटापे के श्रृंखला में सबसे बड़ा योगदान जो अदा करता है वो कॉन्स्टिपेशन अदा करता है। क्योंकि शरीर में से या किसी भी चीज में से एक थैला ले लीजिए, थैले में से यदि हम 2 किलो रुई उस थैले में भरते हैं और 2 ही किलो निकाल लेते हैं, तो थैला रोज यही क्रम करते रहेंगे तो वो थैला बड़ा नहीं होगा, साइज नहीं बढ़ेगा। यदि हम 2 किलो रुई डालते हैं और 1 किलो निकालते हैं, फिर 2 किलो फिर डाल देते हैं, 1 किलो फिर निकाल लेते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा थैला फटने लग जाएगा। ठीक हमारी कंडीशन ऐसे ही कुछ होने लगी है कि हम फटने लगे हैं, है ना। और जब मल अंदर इकट्ठा होता है वो बीमारियां देता है। लेकिन समस्या एक और है, उसमें क्या होता है कि मल हमारा शरीर में एक विशेष स्थान रखता है। ये बैलेंस में रहे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा हो जाए तो भी समस्या, कम हो जाए तो भी समस्या। देखा होगा आपने किसी को जब दस्त लग जाते हैं तो दस्त लगने की कंडीशन में क्या होता है, वो उसका एकदम शरीर शिथिल पड़ जाता है, काम करने की स्थिति उसकी दिखती नहीं है। इतनी कमजोरी फील होती है कि बस ही बस वो चाहता है कि कुछ थोड़ा ठीक हो जाए, है ना। दस्त वालों को आपने मरीजों को देखा भी होगा और आपने भी किसी ने ये परेशानी महसूस की होगी जीवन में, कभी ना कभी किसी न किसी को जरूर ये इस अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। तो होता क्या है कि मल ज्यादा निकल जाए तो सभी समस्या, और कम हो तभी समस्या। तो दोनों परिस्थितियां जो है ठीक नहीं है। यानी आयुर्वेद कहता है सम अवस्था में रहना ठीक है। ये हमारा बड़ी आंत की फोटो हमारे के स्क्रीन पर दिख रही है। तो हार्ड स्टूल कैसा होगा, ये बड़ी आंत में जैसे ही हमारा मल जैसे ही प्रवेश करता है तो ये सूखने लगता है, क्योंकि मिनरल और विटामिन सारे के सारे एब्जॉर्प्शन कहाँ होते हैं, इस बड़ी आंत में होते हैं। अब ये बड़ी आंत में आप देख रहे होंगे जगह जगह ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो पीछे से जैसे पेस्ट को हम दबाते हैं और फिर ब्रश में आगे पेस्ट सरकता है, ठीक इसी प्रकार ये इंटेस्टाइन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ठीक इसी प्रकार होता है। इसका संकुचन होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा संचालित होता है ब्रेन अर्थात दिमाग। तो दिमाग से इसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो ये ठीक से संचालित होता रहेगा। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। तो जैसे ये बड़ी आंत के अंदर जब प्रवेश कर रहा होता है, जब तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये आखिरी पोजीशन पे, है ना। तो आखिरी पोजीशन जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टूल हार्ड होता चला जाएगा। तो इस जगह पर हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत जो है हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 महाभूत से मिलकर बना है। 5 महाभूत में जिस महाभूत की शरीर में कमी हो जाएगी, इम्बैलेंस होगा, तभी हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी। तो शरीर केवल ये 5 महाभूतों का बैलेंस है। शरीर ही नहीं, सृष्टि पूरी 5 महाभूतों का बैलेंस है। आज जो उत्तराखंड के पहाड़ पहाड़ धंस रहे हैं या हिमाचल के पहाड़ धंस रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, इसमें भी 5 महाभूतों का स्थान है। वो जब तक 5 महाभूत ठीक थे, जब तक ये ठीक चल रहा था, वहां जल महाभूत की प्रधानता होने लगी, बढ़ने लगा तो वो धंसने लगे, नीचे से पूरे कमजोर होते चले गए और स्थितियां विकृति की ओर जाने लगी। ये पूरी सृष्टि में सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है। तो शरीर के अंदर हो या बाहर हो, 5 महाभूतों का बैलेंस ही सृष्टि को चलाता है, सृष्टि के विकास क्रम को आगे बढ़ाता है। तो हमारे शरीर में भी ठीक से आयुर्वेद, क्योंकि है ना ये सनातन पद्धति पर आधारित है, सनातन व्यवस्था है जो कभी समाप्त न होने वाली।
तो ये भी ठीक इसी क्रम में चलता है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या होगा कि जब हम इसको फिर से चर्चा करते हैं कि जिनको हार्ड मल आता है, स्टूल बहुत जिनका हार्ड होता है, ऐसी कंडीशन में क्या परिस्थितियां बनती होंगी शरीर के अंतर्गत। तो आयुर्वेद में इसे वात बढ़ने की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला माना है। तो वात क्या है, क्योंकि शरीर में 5 महाभूत से मिलके बना है, वात पित्त कफ। तो वात क्या है, हवा और आकाश, ये 2 तत्व मिलके क्या बना है, वात। और पित्त क्या है, पित्त जल प्लस अग्नि, ठीक, या अग्नि प्लस जल कहिए। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ये पृथ्वी प्लस जल को दोनों को मिलाने से कफ बनता है। तो कफ के बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, आज हम चर्चा कर रहे हैं वात की। तो वात का स्टूल इतना हार्ड हो जाता है कि उसे पकड़ के कई बार उंगली से भी निकालना पड़ सकता है, ऐसी अवस्था भी आ जाती है। तो ऐसी अवस्था या तो बचपन में बच्चों के साथ होती है, या फिर 50 55 60 के बाद में। आजकल तो 40 की स्थिति में ही होने लगी है। तो वैसे माना जाता था कि 60 के बाद में सीनियर सिटीजन्स को ये स्थितियां ज्यादा परेशान करती, क्योंकि वो वात की अवस्था है। वात की अवस्था में वात की बीमारियां ज्यादा परेशान करेंगी। ये वात की परिस्थितियों के कारण ही, वात बढ़ने के कारण ही ये ऐसा होता है। तो आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रमाण आयुर्वेद की संहिताओं में वर्णित है, हम उसी पर आधारित ये सारी वार्तालाप करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे केवल और केवल प्रमाणिक ग्रंथों में जो भी लिखा है हम उन्हीं को सम्मिलित करते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी बाहर किसी के कह देने से हम उसे नहीं मानते। तो आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूल पास नहीं होता, मल मार्ग में आके अटक जाता है, और ये ऐसी स्थिति ले लेता है। ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जो पास आउट होने वाली स्थान है, यहाँ पर पूरा जंप से गया है, एक तरह से पत्थर की तरह हार्ड हो गया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टूल हार्ड होता चला जाता है। और इधर आपके लेफ्ट साइड जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से शुरू होता है, तो यहाँ से लिक्विड फॉर्म में रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो कोलोन के 3 भाग, ये 4 भाग, 3 भाग मान लें या 4 भाग मान लें। तो ये लेफ्ट साइड से हमें इसे मानते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद में लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है ये ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर उसके बाद में डिसेंडिंग कोलोन माना जाता है, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ब्लैक कलर का, जिसमें स्टूल फंसा है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बीच में सेंट्रल की तरफ कर्व होता है, इसे इसे कहा जाता है सिग्मोइड कोलोन। आजकल इसी तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है, इन्हीं में लोगों को कोलोन कैंसर इस टाइप की चीजें देखने को मिलती। तो कैंसर क्या है, ये सब भी सब इसी से बनने वाली चीज है। तो जब भी शरीर में अग्नि तत्व और वायु तत्व बढ़ जाएगा, तब ऐसी स्थिति बनती है। अब ये सारी क्रिया जो है हमारे शरीर में जो होती हैं, 5 प्रकार की बात करती हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम कुछ भी है शरीर में, चाहे ब्लड का हो, चाहे बीपी हो, बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है,
या कुछ भी एक स्थान से न्यूट्रिशन की वैल्यू को दूसरे स्थान पर ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, किसी का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ये सब शरीर में वात करता है। और वात 5 प्रकार का आयुर्वेद में बताया गया। ये जो अपान वात है जिसको बोलते हैं तो पंच महाभूत के बात करते हैं। पंच महाभूतों में तो 5 प्रकार के महाभूतों में जब भी हवा और आकाश और अग्नि, ये जब तीनों के तीनों बढ़ जाएंगे, जब ऐसी मल की स्थिति आती है, कौन कौन से बढ़ जाएंगे? हवा, आकाश और अग्नि, ये क्या करते हैं? मल को सुखा देते हैं। तो ये लिक्विड जो चीज हमारे शरीर में जल महाभूत को सुखाने लगते हैं, तो उसको कम करने लगते हैं, तब मल बहुत ज्यादा सूखता है। अब इसका उदाहरण आप लोग देखते हैं इस मौसम के अंदर कि कपड़े जब धूप में आप सुखाते हैं, अभी तो बारिश का सीजन है, तो धूप में सुखाते हैं तो वो किससे सूखता है? धूप से। तो उसको अग्नि मिल रही है और हवा जो है उसको क्या कर रही है? हिला रही है। ये अग्नि और हवा दोनों मिलके उसको सुखा रही है। लेकिन जब बारिश आती है तो आप क्या करते हैं? कपड़े को आप डालते हैं पंखे के नीचे, तो धूप से ज्यादा पंखे के नीचे कपड़े जल्दी सूखते हैं। हवा यदि बढ़ जाए, शरीर में वात यदि बढ़ जाए, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। दादी नानी को आपने कहते सुना होगा, वाय की बीमारी हो गई, वात की बीमारी हो गई, गठिया बाय हो गया। ये क्या है? ये सब वही है जो शरीर के लुब्रिकेशन को सुखाने लगती है। हवा जब बढ़ जाती है, पेट में गैस जब बनती है, तो बनती क्यों है? हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, वो खाने के बाद में पेट में जाएगा। पेट में जाएगा, निगलने से लेकर के बाहर निकलने तक का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हवा। तो इससे, इस तरह से देखा जाए तो इसकी शारीरिक प्रक्रिया को मेडिकल साइंस मान के चलता, आधुनिक विज्ञान के 8 से 10 लीटर हर व्यक्ति के शरीर में वात या वायु बनती ही है। ये नहीं बनेगी तो कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ब्लड एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा, आप सांस नहीं ले सकते, आप 2 कदम नहीं चल सकते। राइट। तो जहां हवा नहीं वहां कुछ नहीं। पानी एक बार आपको ना मिले चलेगा शायद, लेकिन हवा के बिना आप 2 कदम भी नहीं चल सकते। तो हवा ऐसी चीज है, यानी एयर एलिमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा गया है कि हवा या वात ही भगवान है। इसको दूसरे शब्दों में फिर से कहता हूं मैं, वात ही चेतना है। हमारे 5 महाभूत मिलकर के शरीर को चेतनावान करते हैं, चेतन अवस्था लाते हैं। तो ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद का ही नहीं, वेदों का कॉन्सेप्ट है। तो वेदों में, हमारे सनातन परंपरा में, हमने इसे भगवान का दर्जा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग कई बार सुनते हो कि बजरंगबली वायुपुत्र हनुमान, है ना? नाम में से आता वायुपुत्र हनुमान, यानी शक्ति का प्रतीक। शक्ति का प्रतीक कहिए, मैनेजमेंट का प्रतीक कहिए, सृष्टि को संचालन में जो भी भागीदारी निभा सकता है वो वायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक का सनातनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं। तो हमने बारिश का उदाहरण लिया था, तो पंखा चालू करके
बारिश के भीगे हुए कपड़े को हम सुखा लेते हैं। तो हवा और आग जब भी ज्यादा होगी तो आपके शरीर में मल या पानी को सुखाने लगेगा। मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताई थी मल की, वहां लिक्विड अवस्था में बड़ी आंत में प्रवेश करता है, क्योंकि मिनरल और विटामिन ये बड़ी आंत एब्जॉर्ब करती है। फिर से वापस रिपीट करता हूँ, आधुनिक विज्ञान ये मान के चलता है कि मिनरल और विटामिन सारे के सारे एब्जॉर्प्शन कहाँ होते हैं? छोटी आंत में नहीं होते, बड़ी आंत में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर मल जमा है या स्टूल सूख रहा है, यहाँ पर एयर या फायर या स्काई एलिमेंट बढ़ गया है, तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा? ऐसी अवस्था में वहां पर ड्राइनेस होने लगेगी, यानी उसके अंदर मल इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारा जो छिद्र है, रोम छिद्र हैं शरीर के, वो क्या होंगे? बंद होने लगेंगे अंदर के आंतों के। इसलिए विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब जब विटामिन का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से आंखों की समस्या खड़ी हो जाती है। अंग्रेजी माध्यम के लोग यही बोलते हैं, अंग्रेजी विद्या में यही माना जाता है। विटामिन के, ई, बाल खराब हो रहे हैं, है ना? ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि वहां पर किसका ज्यादा सिर वृद्धि किसकी हो गई? हवा और अग्नि तत्व की वृद्धि हो गई, और वहां पे सुखाना प्रारंभ कर दिया। तो मल को सुखाना प्रारंभ कर दिया, मल वहां जमा हो गया, जमा होने से फिर क्या हुआ? वहां स्टूल हार्ड होके चिपक गया। तो फिर क्या होगा? बाल झड़ने लग जाएंगे, फिर किसी को आंखों के चश्मे की समस्या होने लग जाएगी, फिर किसी को दिमाग की समस्या होने लग जाएगी। जितने भी मानसिक रोग होते हैं, ये सब के लिए जिम्मेदार बात है। जितने भी मानसिक रोग होते हैं, इन सब के लिए वात जिम्मेदार है। यानी सबसे ज्यादा रोग इसी कारण शरीर में होते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है वस्ती दो, ठीक कर दो रोग को, भगा। तो आयुर्वेद में वस्ती चिकित्सा महत्वपूर्ण माना है, यानी पेट को साफ कर दो, रोग आधा हो जाएगा। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग घर में कहते आए हैं, पेट सफा तो रोग दफा। बस वो इसी आधार पे कहते हैं, क्योंकि हमारी हजारों साल की सनातन परंपरा है, सभ्यता इसी को मानती आई है, इसी से सृष्टि का संचालन होता रहा है। ठीक है ना? यही सनातन परंपरा है। और दादी नानी जो सारी चीजें हमें बताती आई है, वो सब के सब यही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा को अपना आयाम देते हैं। तो जब कभी भी ऐसी स्थितियां बनेंगी तो क्या होने लगेगा? वात प्रकोप होने लगेगा। आयुर्वेद में इसे क्या मानेंगे? वात प्रकोप मानेंगे। ठीक है? अपान वात हो गया या वात प्रकोप हो गया। ठीक है? तो अब आप इसको पहचाने कैसे कि हमको वात प्रकोप हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आप जब मल के लिए जाएंगे स्टूल पास करने, तो आप खुद अपनी लेबोरेटरी के ज्ञाता हैं, आप ऐसा मल देखेंगे टाइट या इस टाइप का, सूखा सूखा, बिखरा हुआ, या ऐसा इस टाइप का, काला गंदा सा, बदबूदार। बदबू आए ना आए, लेकिन ये कंडीशन यदि आपको दिख रही है तो समझ जाइए आपको वात प्रकोप हुआ है। ठीक है? तो वात प्रकोप में ऐसा जब भी मल आएगा तो पानी के अंदर ये तैरेगा, स्विमिंग करता नजर आएगा।
ये हार्ड स्टूल की पहचान हमने देखी। ठीक है, तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर किसकी कमी हो गई है, बढ़ोतरी किसकी हो गई है, वायु तत्व और अग्नि तत्व और आकाश तत्व की वृद्धि होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। ज्यादातर आकाश तत्व न ही माने तो हम सीधा मान लें इसको, वायु और अग्नि तत्व की वृद्धि के कारण ये स्थिति बनेगी। आकाश तत्व तो इसका सॉल्यूशन दे सकता है। ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं हम योग करते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। अब पेट साफ नहीं हुआ तो योग मत करो, मेडिटेशन कर लो। अरे भाई, मेडिटेशन लगेगा कहाँ मन। ऐसे लोगों को विचार भी ज्यादा आएंगे, सैकड़ों तरह के विचार आएंगे। बेटी या बेटा या बिजनेस के अंदर लॉसेस नहीं हो रहा तब भी आपके मन में विचार आएगा। नेगेटिव विचार जब यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं, ये वात प्रकोप के कारण ये सारी बीमारियां एक के बाद एक आपको दिखेंगी। क्या क्या दिखेगा, बाल झड़ने, आंखों की निगाह कमजोर होना, स्किन का फटना। मान लो स्किन नहीं फट रही है आपकी उंगलियों से या फिंगर से, पैरों की बुबाई फटना, ये सब पेट साफ ना होने के कारण ये सारे रोग देखने को मिलेंगे। और क्या, आजकल की लड़कियों में देखोगे तो ये पीसीओडी जैसी बीमारियां पेट साफ न होने के कारण। तो इस प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, इनकी समस्या का समाधान क्या? तो बहुत ज्यादा कड़क या इस तरह का जो मल, ये वात प्रकोप के कारण हुआ है, तो वात प्रकोप को ठीक करना चाहिए। तो पहले क्या, इसके कारण हटाओ, तब निवारण होगा। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? ज्यादातर पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि उम्र का बढ़ना। बढ़ी हुई उम्र के लोगों को ज्यादातर ये समस्या होती है अक्सर कर। दूसरा कारण, ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा तीखा खाने की मन करती है, तीखा जो खाते हैं ज्यादा, है ना, इस टाइप के, या रोस्टेड फूड ज्यादा यूज करते हैं इस टाइप के। या कई बार ये होता है कि मल का सेंसेशन तो हो रहा है, मल जाते नहीं है। ज्यादातर ऐसी कंडीशन महिलाओं को देखने को मिलती है। महिलाएं देखती हैं, चलो अभी कोई आया है, गेस्ट आया है, अभी इसको चाय कॉफी बना दो। सुबह सुबह कोई आ गया, पहली बात तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई गेस्ट, अतिथि देवता, उसको खुद सोच करके जाना चाहिए, किसी के घर सुबह सुबह ना जाए, क्योंकि परिस्थितियां लोगों के परिवारों में यही होती। तो जाए भी तो कुछ छोड़े, क्षणिक स्थिति में जाए और फिर वापस लौट के आ जाए, वहां गेस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई बेचारी परेशान हो आपके लिए, है ना। तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि सुबह का टाइम है, फ्रेश होना है, बच्चों को भी तैयार करना है। ऐसी परिस्थितियां महिलाओं के साथ ज्यादा बनती है, क्योंकि उनको घर चलाना होता है, राइट? घर और बाहर दोनों चलाती हैं आजकल। तो अक्सर कर रोकी रहती हैं। ऐसी हमारे पास में जब 100 केस आते हैं तो 100 में से 80 महिलाओं के होते हैं। तो महिलाओं को ही सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन आ रहे हैं, महिलाओं को हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं, महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं, महिलाओं की आंखों के चश्मे। ये सारी कहानी इनके साथ ही हो रही है। यानी समाज का आधी आबादी, यानी एक वर्ग हमारा बीमार है तो हम सब बीमार हैं। परिवार का एक सदस्य बीमार है, माँ बीमार है तो समझ जाइए पूरा परिवार बीमार हुआ। माँ स्वस्थ सबको ठीक रख सकती है, अदरवाइज तो संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा जो ड्राइवर की जॉब करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसी स्थितियां उनके साथ भी हुआ करती हैं। अब कहीं रास्ते में कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहां जा सकते हो, क्या करें, आगे बढ़ जाओ। कुछ आदतन होते हैं, कुछ रोक कर रख रखते हैं।
यानी 13 प्रकार के वेग हैं हमारे शरीर में, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। महर्षि वाग्भट ने तो साफ साफ के लिखा है कि भाई अष्टांग हृदय में कि 13 के 13 वेग हैं जिन्हें कभी नहीं रोकना चाहिए। रोकेंगे तो बीमारियां आएगी। महर्षि चरक ने भी चरक संहिता में वर्णित किया है। महर्षि सुश्रुत ने भी इसका वर्णन। तो ऐसे वेग धारण नहीं करने जो अधारणीय वेग के नाम से जाने गए, क्या क्या हो सकते हैं? मल का धारण करना, यूरिन का, पसीने को भी नहीं रोकना। हम लोग एसी चला देते हैं, पसीना रोक लेते, ये सब बीमारियां के कारण है। छींक आ रही है, अब वो शर्म के लिहाज के चक्कर में वो छींक को पूरी तरह से बाहर वेग को आने नहीं देते हैं, तो ब्रेन की बीमारियां उनको होने लग जाती हैं। उसको रुमाल लगा लेते हैं। किसी को जमाई आ रही है, किसी को उबासी आ रही है, अरे भाई खुल के ले आओ बाहर जाके, कोई दिक्कत आ रही है, आपको यहाँ शर्म आ रही है सबके सामने, या एक तरफ मुंह करके कर लीजिए। इसको रोकेंगे तो ये आपको बीमारियां देगा। जब आप आयुर्वेद का कोर्स करेंगे, बेसिक आयुर्वेदा का, तो ये सारी चीजें उसमें चैप्टर वाइज में आपको सारा डिटेल कर दूंगा। आज हमारा विषय केवल कड़क मल का है, तो इस पर हम फोकस करते हैं। तो 13 आधारणीय वेगों में से एक अधारणीय वेग मल को रोकना भी है। तो ना रोकते, रोकेंगे तो बड़ी बड़ी भारी बीमारियां आएंगी। जो एसी में रहते हैं, जो ज्यादा पंखे में रहते हैं, जो ज्यादा गर्म स्थानों पर, हलवाई लोग हैं, खाना बना रहे होते हैं, महिलाएं किचन में हमेशा 24 घंटे खाने पे तो ऐसी लोगों को ये सारी बीमारियां, परेशानियां हुआ करती। या लिक्विड डाइट, जिनका पानी कम पीने की आदत है, या लिक्विड डाइट लेते ही नहीं है, सूखी सब्जी खाते हैं, सब्जियां अच्छी नहीं लगती कईयों को, आलू की सब्जी, प्याज की सब्जी, या ऐसी सूखी सब्जी के साथ किसी के भी साथ खाना खा लिया, भिंडी की सब्जी, ये सब के सब क्या करेंगे? आपके स्टूल को टाइट कर देंगे, वहां के फायर एलिमेंट को बढ़ाएंगे और किसको घटाएंगे? एयर को भी बढ़ाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स को घटा देंगे, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन या मल का कड़ापन देखने को मिल सकता है। और कुछ लोग पानी मात्रा में ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वो दे दनादन पीते जा रहे हैं, तो उनकी किडनी डैमेज हो रही है। वो कह रहे हैं सर हम पानी तो खूब पी रहे हैं, हमारे शरीर में सूजन आती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि पानी ज्यादा पिए करें, तो हमने पानी तो पी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कॉन्स्टिपेशन यानी मल टाइट है। इसका मतलब एक कमी रह गई, पानी को लार के साथ मिक्स करके पीना। भले ही ज्यादा मत पियो, और ना भी पियो कोई दिक्कत नहीं, खाने को, पानी को, कोई भी लिक्विड को या किसी भी चीज को लार के साथ मिक्स कर दो, बस इतना ही काफी है, ताकि बॉडी का पीएच मेंटेन रहे। पीएच मेंटेन रहेगा तो वहां आपका बैलेंस ठीक रहेगा। इसको भी हम कभी पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सूखा रूखा खाते हैं, जैसे कि मुरमुरे, चना, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड चीजें, रोस्टेड वाली चीजें जितनी भी हैं, ये सब। आजकल वो एक और चल रहा है, जीरो तेल, है ना, जीरो तेल फ्राइड, नो फ्राइड, नो ऑयल फ्राइड, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता। ये आयुर्वेद की समझ से थोड़ा परे हैं। आयुर्वेद कहता है खाओ पियो मजे करो। जब भी तो इस मौसम में, ये जो मौसम है, पोषवड़े का महीना आएगा, आने वाले समय में देखेंगे, तो हमारे सारे त्योहार और व्रत सब वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक कुछ नहीं है। व्रत और त्योहारों की जब श्रृंखला आएगी तो मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार का विज्ञान उनके पीछे छिपा है, इस सनातन के पीछे। उसकी विस्तृत व्याख्या मैं करने का प्रयास करूंगा, विज्ञान के दृष्टिकोण से, ना कि धर्म के दृष्टिकोण। धर्म और विज्ञान दोनों को, वेद और विज्ञान को, दोनों को ऐड करके हम प्रयास करेंगे। फिर कभी देखेंगे। हमारा विषय कॉन्स्टिपेशन या मोटापा। तो आजकल घी नहीं खाते, डॉक्टरों ने डरा दिया घी खाना हार्ट की बीमारी को नौबत देना है।
बिल्कुल सही कहते हैं डॉक्टर्स, मैं उनका समर्थन करता हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल जो घी है वो बाजार में घी है ही नहीं। घी हाथ का बना होना चाहिए, बिलोना जिसको बोलते हैं, वो घी है। राइट। उसको आजकल अमेजोन पे बेचा जाता है आयुर्वेदिक घी। अब आयुर्वेदिक घी क्या होता है? आयुर्वेदिक घी का नाम दे दिया उसको। और इतना कॉस्टली होता है, 2,500, 3,000, 4,000 तक केजी के हिसाब से आ रहा हो। अब हाथ से बनेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, पर गारंटी है कि नहीं है ये तो वो ही जाने। बाकी कहीं से आपको हाथ से बना मिलता है तो उसको घी को आप जम के खाइए। और फिल्टर ऑयल बिल्कुल यूज ना करें। नॉन फिल्टर कोई कच्ची घानी आपको -40 टेम्परेचर पे निकाल के यदि दे रहा है, यानी स्लो स्पीड से कोई भी मशीन चलती है, या कोल्ड प्रेस जिसे बोला जाता है, ऐसा कुछ मिलता है तो आप उसके अंदर बढ़िया से तल के खाइए। पकोड़े बनाइए, भजी, जो आपकी मर्जी करें। तेल से कुछ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। कोलेस्ट्रॉल पे कभी, या हार्ट से संबंधित बीमारियों पर हम चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जानवरों से आता है ना कि वनस्पति से आता है। तेल से कभी कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। उससे सिर्फ ट्राइग्लिसराइड होता है। तो जितने ज्यादा पैर का जानवर, उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आएगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। खाइए पीजिए, बस वो केमिकल वाला ऑयल ना हो। आगे बढ़ते हैं। तब मल ऐसा कड़क आए तो करें क्या? कुछ जो घर पे कर सकते हैं, और कुछ अस्पताल पर जाकर के करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। तो बहुत ज्यादा जो नेचर में गर्म होती हैं, अब ये बढ़ क्या गया है इसमें, हवा और अग्नि तत्व बढ़ गया है। तो हमको क्या करना है? जो वात बढ़ाने वाली चीजें हैं वो बंद करनी है। और या फिर जिनमें अग्नि तत्व ज्यादा है, अग्नि तत्व किसमें होगा? तीखा, बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाना। ठीक है। या जिनको कड़वा खाने की ज्यादा आदत है, कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ करके एलोवेरा जूस पी रहे होते हैं। एलोवेरा क्या है? कड़वा है। कोई भी कड़वी चीज यदि सुबह सुबह डाल के पी रहे हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये आप अपनी गलती से कर रहे हैं। तो अपनी प्रकृति को जाने, फिर ये सारे काम करें। किसी को कोसने के बजाय खुद अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इसमें गलती किसकी है? गलती तो आपकी है, क्योंकि आपने ज्ञान वृद्धि की नहीं। किसी ने बोल दिया सुबह सुबह एलोवेरा पी लो, नीम की पत्ती खा लो, कर लिया हमने शुरू। क्या मेरे शरीर को सूट करता है? नहीं करता, इस पे तो विचार किया नहीं है, और इसका ज्ञान भी नहीं है, और किसी डॉक्टर से पूछना ही नहीं है, क्योंकि हम अपने डॉक्टर हैं। कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के सब यही सारी गलतियां कर। आगे बढ़ते हैं। तो नीम, करेला, एलोवेरा, ऐसा कोई जूस यदि आपको डायबिटिक नहीं है तो बेहतर है कि आप ना पिए। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज में क्लेद बढ़ रहा है शरीर के अंदर, गलन बढ़ रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो इन्फेक्शन को सुखाने के लिए ये सारे चीजें जूस पी रहे हैं। और जिनको नहीं है वो भी सुखाने के लिए पी रहा है, तो शरीर एक तो सूखेगा, जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ, स्लिम होने के साथ साथ जो बीमारियां आएंगी, वो उनका भुगतान कौन करेगा? जैसे कॉन्स्टिपेशन है, बालों का झड़ना है। तो एक साथ स्लिम होने की कृपा ना करें। धीरे धीरे 2 से 3 किलो महीने में घटना है, वो ज्यादा अच्छा है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैट जो है एक साथ घटाने की कृपा ना करें अपने शरीर के साथ। तो कोई भी बीमारी नहीं है तो आप ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें। बीमारी होने पर ही किसी विद्वान की सलाह पर ये करें। अब कुछ लोग आंवले का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। हालांकि कम मात्रा में आंवला पेट साफ करता है, 7 नींबू के बराबर। एक आंवले में
आधुनिक विज्ञान बोलता है कि 7 नींबू के बराबर एक आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि में ये रूक्ष है, ये ड्राइनेस लाता है बॉडी में, तो ये सुखाएगा। तो ज्यादा मात्रा में लिया तो क्या करेगा, शरीर को सुखाएगा। आधुनिक विज्ञान भी यही बोलता है, विटामिन सी यदि ज्यादा मात्रा में शरीर में ले जाओगे तो शरीर में खुजली हो जाएगी। खुजली क्यों हो जाएगी, स्किन में खुजली होगी ड्राइनेस के कारण। तो बॉडी में ड्राइनेस होता है, उनको ये पता है बस खुजली होती है, क्यों हो रहा है वो नहीं पता। अब ये सारी चीजें आयुर्वेद में आपको मिल जाएगी, क्योंकि खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, ये सुखा देता है बॉडी। तो रूखे सूखे जूस पीना, गिलोय का जूस पी लेना। अब ये तिक्त रस डोमिनेंट औषधि है, और इसको हम गिलोय को लेना शुरू कर देते हैं। अब ये गिलोय ऐसे लोग ले लें जिनका ऑलरेडी हार्ट बीट कम है या बीपी लो के है रहता है, और उसको पीते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी आईसीयू में पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बीपी लो करता है, ये और दालचीनी दोनों। हाई वालों के लिए अच्छा है, लो वालों के लिए ठीक। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सूखापन बॉडी में कैसे ला रहा है, कौन ला रहा है। ये अग्नि तत्वों को बढ़ा रहे हैं, एयर को बढ़ा रहे हैं। तीन दोनों तत्वों को हमें कम करना है, हम उन्हीं चीजों को ग्रहण करते जा रहे हैं। अब इसके साथ में एक और गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये खाकरा ममरा पता नहीं क्या, चने, इस टाइप की चीजें भी खा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी ड्राइनेस है, पैदा कर रहा है। सूखा है ना, बॉडी में क्या कर रहा है, ड्राइनेस पैदा कर रहा है। ये और ज्यादा बीमारियां देगा। तो ऐसे लोगों को नहीं खाना जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। आजकल वो सिंगदाना भी आता है, मूंगफली का, ये सब कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगा। जिनको है तो उनको बचना चाहिए। तो बहुत ज्यादा सूखी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम, ये सब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सब होगा। तो खाने में थोड़ा सा लिक्विड चीजें बढ़ाने की जरूरत है, और सुखाने वाली चीजों को रोकना है, स्टॉप करना है, ठीक। हमको यही चीज समझना है। तो क्या बढ़ाएं, आजकल एक और चलन चला है, मिलेट्स खा लो। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो मिलेट्स खाएंगे, तो मिलेट्स ऑलरेडी ड्राइनेस करते हैं। तो मिलेट्स ज्यादा खाए तब भी वो ड्राइनेस आएगी बॉडी में, खुश्की लाएंगे, है ना। तो उसमें क्या करो, घी डाल के खाओ, गाय का घी, चिकनाई कुछ भी मक्खन वक्खन डाल करके फिर प्रयोग करो। डायरेक्टली मिलेट्स का प्रयोग करेंगे तो ये आपको मुश्किल में डाल देंगे। बाजरा ज्वार रागी, ये शुष्क हैं, सूखापन लाते हैं, बॉडी में ड्राइनेस लाते हैं। तो इसको ज्यादा मात्रा में यूज लिया तो सूखापन करेगा, इससे बचने की आवश्यकता है। तो इसमें घी ऐड करके आप खा सकते हैं। और घी क्या करता है, पित्त नाशक है और अग्निवर्धक है, और पेट साफ करने में मदद करता है। तो जिनको ज्यादा खुश्की रहती है, तो जैसे आधा खाना खा लिया उसके बाद में एक घूंट पानी पीना है, और उसके बाद एक चम्मच घी, और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाल के मिला के उसको चाट लीजिए, फिर बाकी का बचा हुआ खाना खा लीजिए। जिनको हार्ड स्टूल आ रहा है, या समान वायु, 5 प्रकार की बात है, प्राण अपान समान व्यान और उदान, इस तरह की 5 प्रकार की बात। तो 5 प्रकार की बात में यदि समान वायु के कारण किसी की हड्डी भी बढ़ रही है, जैसे किसी की नाक की हड्डी बढ़ गई, किसी की पैर की हड्डी बढ़ गई, ये समान वायु का दोष है।
तो ये, और कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, ये सारे लक्षण यदि दिखते हैं तो ये आपको आधा खाना खा लेना है, घी लेना है 1 चम्मच, उसमें केवल 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाना है, सेंधा नमक मिला के उसको चाट लेना, मक्खन लेना है, घी लेना है, कुछ भी चिकनाई लेकर के। अब अगले 1 हफ्ता तक 1 चम्मच घी लेना है, फिर उसके बाद में 1.5 चम्मच कर देना है, फिर 2 चम्मच तक ले जा सकते हैं। ऐसा आप 3 से 4 महीना करें, फिर वापस धीरे धीरे डाउन करते चलें, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। अच्छा, इसमें नींबू भी डाल के ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पेट साफ करेगा, क्योंकि विटामिन सी भी चाहिए। इसके बाद हरे पत्ते की सब्जियां जो हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। तो ये हरे पत्ते की सब्जियों को आयुर्वेद में सरगुण वाला बताया है, यानी सरकाने वाला, यानी मल को धक्का मार के आगे सरकाता है। हरे पत्ते की सब्जियां यदि खाते रहते हैं तो आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कोई भी हरे पत्ते की चटनी वटनी जो भी खा सकते हो खाओ। जिन हरे पत्तों को गाय खाती हो, बंदर खाता हो, वो सारे पत्तों की चटनी बना के आप खा सकते हैं। अमरूद के पत्ते की चटनी बना के खा सकते हैं, गिलोय की, अमरूद के पत्तों की, पीपल की, आम के पत्तों की, जामुन के पत्तों की, मिक्स करके चटनी बना लो। फ्री की चटनी मिलती है बाजार में। बाजार में क्या है, इसका टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री मेडिसिन है। आपको बाजार में क्या, गार्डन में जाओ, सब चीजें लगी होती हैं कहीं ना कहीं, 2 4 पत्ते तोड़ लाओ, बन गई चटनी। इसके साथ थोड़ा सा धनिया और वो बाकी की चीजें मिला लो, शानदार चटनी बनती है। आंवला मिला लो थोड़ा। ये सरगुण रखता है। तो चटनी का मतलब चाट के खाने वाली चीज। कुछ लोग तो सीधा उठा के चम्मच भर के खाते हैं, नहीं, चटनी का मतलब ही यही है, चाट के खाना। तो बीच बीच में खाना खाते समय बीच बीच में चटनी को चाट के खाइए। खाना कैसे खाया जाता है, आयुर्वेद, आयुर्वेद का मतलब यही है। आयु का वेद, आयु का ज्ञान रखने वाला, वेद का मतलब ज्ञान। जो आयु बढ़ाने का ज्ञान दे। आयु को, एक तो क्वालिटी है, एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी नहीं है, हमको क्वालिटी लाइफ चाहिए। तो जो क्वालिटी लाइफ दे, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी लाइफ दे, ऐसा विज्ञान, वो सारा के सारा आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि इसको, सब्जी को पकाना कैसे है। तो फिर कभी हम इस विषय पर बना के आपको कोशिश करेंगे, बताएंगे कि पत्तेदार सब्जियों को कैसे पकाना चाहिए, कौन से मौसम में किस प्रकार बनाना चाहिए। आज हम केवल ये बता रहे हैं कि, तो पालक, मेथी, बथिया, चौलाई, हरे पत्ते की सब्जी को आप उबाल करके और पानी फेंक दो उसको। फिर आप कहोगे कि विटामिन तो सारे निकल जाएंगे पानी के अंदर, निकल जाने दो, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में इसको बढ़िया से घी के अंदर फ्राई करके अच्छे से, या तेल में बढ़िया डाल करके फिर आप इसको पका के खाइए। ये एक तरीका आयुर्वेद का बताया हुआ। जो मसाले वसाले डालने हैं, डाल लीजिए। अब आधुनिक विज्ञान तो बोलता है इसमें फाइबर है, कि इसलिए पेट साफ करेगा, तो आप खाइए, बहुत अच्छी बात है। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद के दोनों कॉन्सेप्ट, सबके भाषा शैली का फर्क है। आयुर्वेद की अपनी एक भाषा है जो हजारों साल से है। आधुनिक विज्ञान की भाषा हमने बनाई है, जो अभी कुछ सालों से है। राइट। तो भाषा और शैली का फर्क हो सकता है, बात को कहने का फर्क हो सकता है, काम हो रहा है। ये सरगुण है। सरगुण आयुर्वेद में कहा है, सरकाने वाला, यानी आंतों में से कोई चीज भी मल जमा है, कुछ भी चीज सरकाने का काम करना है, तो ये चीज करेगी, ये सरगुण वाला ही। तो पेट साफ करने में मदद करेगा। हरे पत्ते की सब्जियां ले। तब हमारे शरीर में रूखापन बढ़ गया है, तो सूखा मल, इसीलिए तो मल में कड़ापन आया। तब इसको खत्म करने के लिए चिकनापन यूज करना पड़ेगा, उसका उल्टा गुण। तो इसमें गर्म दूध को ले लीजिए, रात को सोते समय, तो सोने से 1 घंटा पहले 100 ml दूध ले लीजिए, और उसमें
घी लेना है, गाय का घी। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो एक अरंड का तेल जो आता है बाजार में, कच्ची घानी वालों से ले आइए। अरंड का तेल ला करके, कैस्टर ऑयल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको दूध में डाल के रात को लीजिए। वो आपको पेट को भी साफ रखेगा, और जो सूखापन है उसको हटा देगा, मल को क्लीन करने में मदद करेगा। और जल्दी ठीक करना है तो आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच घी के साथ खाने से 10 मिनट पहले लेते हैं, तब भी आपको इसमें आराम मिलेगा, कड़े मल में, कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है। तो मल में जो बहुत ज्यादा कड़कपन है वो उसको निकालने में ये लाभकारी परिणाम देगा। अब इनके बाद भी पेट साफ नहीं हो रहा है और मल क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर आपको आयुर्वेदिक तेल या एनिमा पर जाना पड़ेगा, काढ़े की जरूरत पड़ेगी। तो आयुर्वेद के तेल आते हैं, वो आयुर्वेद सेंटर पे या डॉक्टर की सलाह के बिना उन चीजों को नहीं करना। वो किसी डॉक्टर के सलाह पर तेल की बस्ती ले सकते हैं। जब तक ड्राइनेस है तेल की बस्ती तब तक ही दी जाती है, बार बार या ज्यादा मात्रा में नहीं दी जाती। क्योंकि उससे क्या है, आराम जल्दी मिलता है, तो उसको एक्सेस नहीं करना। कई बार हमारी आदत होती है, वाह बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, एकदम पेट साफ हो जाता है इससे, तो उसको हम लोग क्या बार बार और एक्सेस करने लग जाते हैं, वो बहुत खतरनाक है। तो मल का कड़ापन बना हुआ है तो उसको निकलने तक ही उसको यूज करना है, नॉर्मल कंडीशन आ जाए तो उसकी जरूरत नहीं। कोशिश करें कि मल को खाने पीने की चीजों से ही ठीक करें। मुनक्के और आंवले का यदि आप प्रयोग करते हैं और उसका पानी यूज करते हैं, तो वो भी 20-25 ग्राम मुनक्का और 5 ग्राम आंवला 2 लीटर पानी में डाल के 1 लीटर कर लो। दिन भर पानी इसको पी सकते हो, आपको पेट साफ करने में मदद करेगा। और जो पानी आप दिन भर पीते हैं वो यही वाला पानी पीना शुरू कर दीजिए, पर थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना शुरू करिए, जल्दबाजी में पानी नहीं पीना। ये आपका दोनों सारक हैं, सरगुण रखते हैं। मैंने आपको बताया कि सरगुण का मतलब ये होता है पेट को साफ करने वाला, यानी आंतों में से मल को धक्का लगा के आगे पहुंचाने वाला, तो सरगुण। तो जिनका मल कड़ापन है, स्टूल बहुत हार्ड है, उनको प्रॉब्लम का समाधान घर के अंदर ये हो सकता है। अब कोई सीनियर सिटीजन है, 60+ हैं, हमारे जैसी एज के लोग हैं, तो उनको फिर क्या करना, बाहर जा करके आपको आयुर्वेद की डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। आयुर्वेद में क्या होता है, एक योग बस्ती होता है, 8-10 दिन का एक कोर्स होता है, उसको कराया जाता है। एक दिन ऑयल का, एक दिन काढ़े का। तो तेल और काढ़ा, तेल काढ़ा ऐसे करके ऑल्टरनेट डे में ये दिया जाता है। इसे योग बस्ती कहा जाता है। ये वाली उपचार दी जाती है, इसको ठीक किया जाता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा डॉक्टर आपको बस्ती देते हैं। तो 3 दिन काढ़े का, तो 3 दिन बस्ती ऑयल का, या 5 दिन बस्ती भी दे सकते हैं ऑयल का। ये एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन एज पर कंडीशन डिसाइड किया जाता है, राइट। आप लोग डिसाइड करके ये ना करें। अब ये बड़ी और छोटी आंत दोनों को साफ करने में ये योग बस्ती एक अच्छा उपचार करती है। तो एक्स्ट्रा वात का प्रकोप जो है उसको भी निकालती है और नरिशमेंट देती है बॉडी को, ताकि आपकी आंखों की समस्या, बालों की समस्या, ये सब, स्किन की चमक, ये सब चीजें एकदम बढ़िया होने लग जाती हैं। तो इससे वात कंट्रोल होता है, ये लाभकारी परिणाम देता है।
एक मूंगफली का तेल भी इसमें लाभकारी होता है। तो इसको जैसे मूंगफली का तेल होता है उसमें एक दो चुटकी इमली का चूर्ण डाल करके इसमें पिया जाता है। ये भी एक प्रक्रिया है सुबह सुबह। तो 2 चम्मच मूंगफली का तेल और थोड़ा इमली और थोड़ा सेंधा नमक, इसको खाली पेट सुबह सुबह आप ले सकते हैं। ये भी आपका पेट साफ करने में मदद करता है। 2 चम्मच मूंगफली का तेल, उसमें 2 चुटकी, 1 चुटकी 250 mg जिसको बोलते हैं इमली का चूर्ण, और 1 चुटकी सेंधा नमक, बस इतना ही काफी। ये 2 चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिए। इसको सुबह गर्म पानी में डाल के पियेंगे तो आपको पेट को साफ करने में मदद करेगा। तो ये थी कड़ामल यानी वात वालों के बारे में चर्चा। शायद आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का सादर आभार, धन्यवाद। और जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप मुझसे जान सकते हैं। जो चीजें हम जो आप नहीं कर पाते हम कह देते हैं भाई डॉक्टर के परामर्श के बिना ही संभव नहीं है, तो उसको ना करें। क्योंकि कुछ चीजें नुकसानदायी हो सकती हैं, तो हम फायदा होने से बेहतर है कि नुकसान की ओर ना बढ़े। फायदा ना हो तो चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इस विषय में आपका कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप ले सकते हैं। प्रणाम आचार्य जी। जी जी, आचार्य जी, प्रणाम। आचार्य जी, पथरी पित्त बनने से बढ़ती है कि भात बनने से? वात बनने से। किडनी में भात बढ़ने किडनी, से? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वात का मतलब ही सुखाना है। तो कोई भी चीज सूख रही है, पथरी सबके बनती है रोज। अब रोज जी बनने जी के बाद में क्या है, उसका हमारा जो शरीर है उसको निकाल देता है। अब ये इकट्ठी कब होगी, जमेगी कब? वहां पे क्या होगा, वहां हमेशा वायु की वृद्धि हो जाएगी। वायु की जी। वृद्धि हो जाएगी तो वो इकट्ठा होने लग जाएगा। पित्त और वात दोनों की वृद्धि से हो सकता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये अभी आजकल ये आ रहा है ना आपका पेठा, सफेद पेठा, जी इसका जूस पीजिए। और पेट को साफ रखना जरूरी है। गाजर का जी जूस पीजिए, सफेद पेठे का जूस पीजिए। कुल्थी की दाल का पानी 25 गुना 30 गुना पानी ले लीजिए, उसको बना करके उसका पानी पीजिए दिन भर। कुल्थी का दाल सुबह बना लिया, उसका दिन भर पानी पीते रहें। इससे पथरी गलती। और भी है, पथरी क्यों होता है, पथरी पर हम अलग अलग, जैसे अभी मोटापे, और मोटापे का जो है प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टिपेशन होगा तो मोटापा होगा। तो अभी कॉन्स्टिपेशन की एक एक श्रेणी पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। जी तो जी अब उस जब अपन पथरी वथरी के बारे में जानेंगे तो होता क्यों है, पहले तो कारण हटाना पड़ेगा ना, तब जी जी निवारण होगा। कारण हटाए बिना कभी निवारण नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जी कारण हटाना है। तो पहले रोग को जानना है कि कारण क्यों हो, किस कारण से आया, है जी ना। सर। तो रोग जानेंगे तब इसका हम अगली बार में चर्चा करेंगे फिर कभी। पथरी का एक बार ये सीरीज पूरी कर लें, कफ पित्तवात की, कि कौन कौन सी बीमारियों में क्या क्या रंग ढंग देखने को मिलते हैं। सर, बेग में आंसू भी रोकने से क्या कोई नुकसान होता है? हाँ जैसे जी। गला में दर्द होने लगता है। आप बोले ना, बेग का बात किया आपने इसमें कि बेग रोकने से, आंसू भी रोकने से क्या नुकसान होता है? हाँ बिल्कुल, इसलिए हमारे यहाँ कोई मर जाता था तो थप्पड़ मार मार के उसको रुलाया जाता था। ओह, आंसू भी जी वेग है। मन का जो अंदर का जो वो भाव है वो भी वेग है। इसलिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया, शेर शायरियां बना दी। चलो किसी प्रोग्राम में जाएंगे, गाएंगे बजाएंगे तो कुछ न कुछ बात कह देंगे, खरी खोटी भी बोल देंगे, तो वही क्या है, शायरी तो सुनाई थी।
है ना, कविता ही तो सुनाई थी। जी तो मन के भाव को निकालने के लिए, मन के उद्गारों को बाहर निकालने के लिए हमने ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई समाज के अंदर जो रोगों से मुक्त रख सके हमें। अब सीधा किसी को कोई बात कह दो तो चिढ़ जाएगा, और जी कविता में जी। उसको कह दो कुछ भी तो ठीक है, वही कविता ही तो सुनाई थी। सर लेकिन कभी कभी मतलब आंसू आ रहे हैं तो उसको रोकने से गला में दर्द होने लगता है। हाँ, वो आंसू उस- वेगों का आपको बताया तो था ना, आपने तो क्लास अटेंड की है जी 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 अधारणीय वेग में। आप वो चैप्टर को जी देखिएगा, वीडियो है उसमें, अधारणीय वेग जी में। जी जी नहीं, नहीं मिलेगा तो आप वैसे करना चर्चा, जी। या उस समय आप उपस्थित ना हो क्लास में, हो नहीं सकता है नहीं शायद। उपस्थित थे शायद, उसमें आंसू का बात नहीं हुआ था। हाँ, अच्छा, आंसू की बात नहीं हुई। इसलिए नहीं चलिए हुआ सर। फिर से मैं बता देता हूँ। आंसू एक ऐसा वेग है जिसको रोकने से गले में दर्द, ब्रेन में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द, ये सारा भारीपन शरीर में आ सकता है। जी जी। ठीक है, थैंक यू समय सर। हो चला है तो अपन। हाँ जी, जी जी गुरु जी थैंक यू सर। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, आपने ये जो बताया था कैस्टर ऑयल दूध में लेना खड़े मल के लिए, सर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 1 चम्मच बहुत है, यदि एकदम क्लियर करना है तो 3 चम्मच डाल दो। आज के सर आज ही इसकी रिजल्ट चाहिए मेरे को, कि कल कल सुबह ही चाहिए, तो 3 चम्मच डाल लो। 3 चम्मच। और सर इसको कितने दिन तक लेना है? देखो, कैस्टर ऑयल ऐसी चीज है जैसे रसायन कहा है, रसायन का मतलब ये एवरीग्रीन है, एवरी टाइम आप ले सकते हो। लेकिन जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा यदि ऑयल का प्रयोग करोगे तो भी नुकसान है, वहां पे सर वही। चिकनापन बढ़ जाएगा, हम्म। फिर उसको सुखाने के लिए फिर दवाई दो। इसलिए बैलेंस रहना चाहिए ना सब चीजों का। तो सर कितने दिन बेल तक बताएं इसको? हाँ, इसको 3 दिन तो आप ले सकते हो, 3 दिन के बाद में इसको स्टॉप करना पड़ेगा। कि 3 दिन के बाद में ये काम नहीं करता है, वो ओपनिंग बैट्समैन का तो काम कर सकता है ये। बाकी फिर आपको दिनचर्या सुधारो, सुबह जल्दी उठो, पेट को साफ करने के लिए आज बहुत सारे तरीके बताए ना, क्या क्या खाना है, क्या चीज छोड़ना है, जी। वो सारी प्रक्रिया करो। वो खाली एक अकेले नुस्खे पे बैठ जाओगे कि रात को मेरे को कैस्टर ऑयल लेके सो जाना है, नहीं होगा काम। ये ओपनिंग बैट्समैन का तो काम कर देगा, आगे नहीं करेगा। हम्म। और ये सर एक आपने रिकॉर्डिंग बताया था ना। रिकॉर्डिंग के लिए मैं वो नंबर कहाँ शेयर करना है? जी, रिकॉर्डिंग के लेने के लिए नंबर को कह रहे ना आप शेयर कर देना। हाँ जी, हाँ जी, ये इसमें जो मैसेज है ना, इसमें आप डाल दीजिए। तो अभी आचार्य जी उसको मैसेज को कॉपी करके और सेव करेंगे आपका नंबर, फिर आपको उसमें ग्रुप में डाल देंगे, तो वो ग्रुप में ये सारी चीजें शेयर होती हैं। अच्छा, तो मैसेज मैसेज हाँ, कहाँ पर है? मैसेज है ना इसमें। हाँ, इसमें मैसेज डालने का है शायद। अच्छा अच्छा, इसी में है क्या अपने कॉल में? हाँ जी, हाँ जी, इसी के अंदर ये कहाँ लिखा है जी, हाँ, ये कहाँ है, चैट चैट लिखा है ना, चैट। हाँ हाँ। चैट को अच्छा, इस क्लिक पे डाल करके, दूँ? हाँ, उसमें डाल दीजिए। गुरु जी एक ठीक है। आपने और बताया था कि कड़े मल के लिए खाने के बीच में 1 चम्मच सेंधा नमक, वो घी, और उसमें एक चुटकी सेंधा नमक, वो गुरु जी पानी के अंदर मिलाकर लेना है या कैसे लेना है? खाने के बीच में तो पानी के साथ नहीं लेना, ऐसे ही चाट के लेना है। ओके। हाँ, तो बीच भाई, में हमें गर्म पानी रखना है कैसा? नहीं, पानी तो गुनगुना पानी एक घूंट लेंगे, और फिर उसके बाद जैसे आधा खाना खा लिया, एक घूंट गर्म पानी गुनगुना लिया, पी लिया, उसके बाद में ये घी चाट लेना है। ये ओके। समान वायु के दोषों को निपटाएगा। 5 प्रकार के तो वात है। तो सेंधा नमक और नींबू मिला के। नींबू भी डाल सकते हैं उसमें, सेंधा नमक, नींबू, क्योंकि विटामिन सी भी तो चाहिए। और कितने ड्रॉप डालें नींबू की हम इसमें 1 चम्मच घी में? 1 चम्मच घी और 2 चुटकी सेंधा नमक और करीबन 5 से 6 बूंदे अच्छा, नींबू की, 6 बूंदे। बस सफिशिएंट। तो गुरुजी ये कितने टाइम तक ये प्रतिक्रिया लेनी है ये? जब तक प्रॉब्लम खत्म ना हो, क्योंकि पेट से एक बार आ जाती है ना बीमारी,
साल भर तक जाती नहीं। तो ये एवरीडे ले सकते हैं? हाँ, लाइफ टाइम ले सकते हैं। ओके। सर दोनों टाइम खाने में या एक ही टाइम? दोनों टाइम। इससे कुछ भी नुकसान नहीं है। हमने खाने को दवा बनाया है, दवा को खाना थोड़ी बनाया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, दवा को खाना बनाए हुए हैं। अब खाने को दवा बनानी है हमको। तो गुरुजी जैसे छाछ वगैरह लेते हैं तो उसकी जगह छाछ वगैरह फिर बंद कर दें? नहीं, वो तो खाने के बाद ही लेते हो ना छाछ तो। खाने के बीच में ले लेते हैं ना, जैसे चपाती और सब्जी ली और फिर उसमें बीच में हमने लस्सी रख ली। हाँ हाँ, वो यदि आप ले रहे हो तो ये वाली प्रक्रिया नहीं करनी है। जिनको कफ की बीमारी है वो जी। छाछ बिना मक्खन निकाले नहीं लें। कप की मात्रा में? जिनको वात की समस्या है वो छाछ में से मक्खन कभी ना निकालें। आधा ओके। दही आधा पानी डाल करके उसको मथलें हाथ से, और घर की छाछ बनाएं, बाजार की नहीं। जी। बाजार का सब केमिकल है, आधा घंटे में आपको तैयार करके वो दे देते हैं। जी गुरुजी। और क्या आना चाहिए? प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। ओके जी, प्रणाम। तो आज समय बहुत ज्यादा हो गया है। हमने हमारी 8 बजे की सीमाएं पार कर ली हैं। तो समापन की ओर बढ़ते हैं हम। आज का स्क्रीनशॉट इनका ले लेते हैं। कई लोगों ने मैसेज किया होगा। आचार्य जी हैं क्या आज? ठीक है। नमस्ते नमस्ते। आज जो है मोहनलाल जी मित्तल, उन्होंने दिया है नंबर 1 2। प्रणाम जी, प्रणाम, थैंक्स। और माई व्हाट्सअप नंबर इज DK। ये DK आ रहा है लेकिन नाम कुछ है नहीं, तो कृपया करके थोड़ा जीके डिफाइन कर दें। गुप्ता, जीके गुप्ता। अच्छा, ये देवेंद्र कुमार गुप्ता है हाँ ऐसा हाँ हाँ हाँ, है देवेंद्र ना? कुमार गुप्ता। हाँ हाँ। राइट। तो नाम है ना, और नंबर एकदम थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे तो ठीक रहेगा। वो थोड़ा सा अलग दिमाग लगा के देखना पड़ेगा अच्छा तो। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ अभी। हम और लिख देता हूँ। हाँ। आप अपना नंबर दे दें गुरुजी। अच्छा चलो, मैं भी अपना नंबर दे देता हूँ। चलिए, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप उस पे सब अपना हाई करके व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा। फिर मैं आपको लिंक इस पे डलवा दूंगा और ये नंबर को सेव करा दूंगा। 8955572281। दिस इज माई नंबर। 89 8955572281। 555 ये मैंने मैसेज में डाल दिया 721। है ना? ठीक है। देख लीजिए आप नंबर को। 10, हाँ 10 हो गया। ठीक है जी, मैंने ठीक है। आपको नंबर डाल दिया। अब लगता है कि आपको कोई समस्या आनी नहीं है। इस नंबर पे आप सब अपना हाई करके अपना अच्छा। डिटेल, नंबर, नाम और सारा डिटेल लिख दीजिएगा, कहाँ से हैं। तो इस नंबर को फिर मैं उसमें डलवा दूंगा ग्रुप में। राइट। तो आज समय बहुत ज्यादा हो गया है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार दादा। नमस्कार जी, नमस्कार।